बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के हवाले से, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने आज कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सारे शहर की मशीनरी ले आएँ लेकिन स्टाफ भी लगा दें, लेकिन नस्ला टावर फौरी तौर पर गिराया जाए। आपको भी बताते चलें कि गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो है नस्ला टावर को गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि इसका मलबा जो है वो रोड पर गिर रहा था और उससे खदशा था कि कोई नुकसान हो सकता है, इस वजह से इस मिसमार करने की मुहिम को रोक दिया गया था। इससे कबल मिसमार करने के लिए मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनी से डेटोनेशन के ज़रिए, स्पेसिफाइड डेटोनेशन के ज़रिए, यानी आइसोलेटेड डेटोनेशन जिसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए इसे गिराने के लिए कोटेशंस भी मांगी गई थी, लेकिन वो कोटेशंस इस कदर ज़्यादा थी और जिस कदर टाइम मांगा जा रहा था वो सुप्रीम कोर्ट की टाइम फ्रेम में नहीं आ रहा था, जिसके बाद इसे मजदूरों के ज़रिए यानी मैनुअल तरीके से गिराने का फैसला किया गया था। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बात हुई और झील पार्क और दूसरे जो कराची में जो झीलें थीं उसके हवाले से भी बात हुई। PSHS का इलाका जहाँ पे मुख्तलिफ इमारतें मौजूद हैं, उस हवाले से भी काफ़ी सख्त रिमार्क्स देखने में आए कमिश्नर कराची के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से भी काफ़ी चीज़ों पे इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप माशाल्लाह इतनी चीज़ें जो इंक्रोचमेंट है उसे मिसमार करते हैं, चाहे हम पवेलियन एंड क्लब की बात करें, कश्मीर रोड की बात करें, सर हफ्तों क्या दिनों में तमाम चीज़ें मिसमार हो जाती हैं। तो क्या सर इस टीम में भी आप शामिल हैं, ये जो नस्ला टावर को जो मिसमार किया जा रहा है? जी डॉक्टर साहब, इस टीम में तो इसमें एक कमेटी बनी है, वो उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर थे इसको रिमोट कंट्रोल डिवाइस से जो है वो उड़ाया जाए। तो इसका मकसद ये था कि इसको जो है इमारत को जल्द से जल्द जो है वो मस्मार किया जाए, और कमेटी ने भी अपनी ये सिफारिशात कमिश्नर साहब को दी थी कि ये चीज मुमकिन नहीं है कराची में, तो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है रिमोट कंट्रोल डिवाइस का, तो इसको मैनुअली तौर पे जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। तो उस पे कमिश्नर साहब का ये मौकिफ था कि मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछ के ये करूंगा, क्योंकि उनका ऑर्डर था रिमोट कंट्रोल डिवाइस का। तो आज जो है वो बड़ी बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस साहब ने, कमिश्नर साहब ने, और वो फिर आज काम शुरू करा दिया है। अभी वहां पर काम तो स्टार्ट है। अच्छा सर, क्या अंदाजा किया जा रहा है तकरीबन 100 दिन लग जाएंगे इसे गिराने में, या ये अमल जो है जल्दी मुकम्मल कर दिया जाएगा? ये डॉक्टर साहब के जो जहां तक मेरे जो एक्सपीरियंस है, इसके कम से कम 2 महीने के अंदर इसको 60 दिन में जो है ना इस इमारत को जमीन बोस हो जाना चाहिए, अगर मैनुअल तौर पे भी किया जाए। अच्छा सर, एक तरीका होता है जिसमें पहले दरवाजे खिड़कियां निकाल ली जाती हैं, चीजें फिक्सचर्स और चीजों, अगर हम सेव करके कुछ करना चाहें तो क्या ये प्रोसीजर इख्तियार किया जाएगा, या फिलहाल अभी सिर्फ बस फौरन मशीनरी लगा के बिल्डोज करना है, किसी भी तरह इमारत को गिराया जाएगा? नहीं डॉक्टर साहब, इसका एक तरीकाकार है बिल्कुल। एक पहले तो 2 तरीके होंगे इसके। एक तो एक मशीनरी का रास्ता बनाया जाता है। एक मशीनरी जो होती है वो ऊपर तक जाती है, उस मशीन का रास्ता बनाया जाता है। जब वो मशीन ऊपर तक के 6-7वें फ्लोर पर से मशीन अपना काम शुरू करेगी, और जो लास्ट फ्लोर है उस पे जो है मैनुअल शुरू होता जाएगा, और 7वें फ्लोर से मशीन जो है वो उन दीवारों को, उनको सबको जो है मस्मार करते चली जाएगी। तो ये मैनुअल तौर पे भी एक्चुअल मशीन भी काम करती है। जो हमारे पास मशीनें हैं वो वही काम करेगी। मैनुअल में जो ज्यादातर जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं, ताकि दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, वो मैनुअल तौर पे होता है कि वो अंदर के साइड पे दीवारें गिराते हैं। अच्छा बशीर भाई, आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि इस इमारत में जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर अपनी जगह, लेकिन उसके बाद जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी बिल्डिंग पे, वो उसकी फिनिशिंग पे होती है। उसके दरवाजे, खिड़कियां, उसकी वायरिंग्स, उसकी चीजें, उसकी फिटिंग्स, फिक्सचर्स, और उसके बाद लिफ्ट्स वगैरह जो लगी होती हैं।
تو کیا اس عمارت میں سے یہ تمام چیزیں نکال لی گئی ہیں، یہ چیزیں سیو کی جائیں گی، یا فی الحال ابھی کچھ نہیں سیو کیا جائے گا، ملبہ کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا چیز زمین پہ بچتی ہے؟ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی جس طرح کمشنر کراچی صاحب کی جو ہدایت ہے، ابھی فی الحال وہ جو ہے نا اس عمارت پہ کام شروع کر دیا. کل سپریم کورٹ رجسٹری میں جا کر انہوں نے یہ جواب دینا ہے کہ میں نے مسماری کا کام اسٹارٹ کروا دیا ہے. تو ابھی پلان ایسا پلان نہیں ہے کہ کیا سے کیا، اب ایسا پرابلم یہ ہے کہ فوری طور پہ آرڈر آف کمپلائنس جو ہے وہ جمع کرانی ہے ان کو. ہاں، تو وہ اب کام شروع کر دیا ہے، دروازے کھڑکیاں نکالنے شروع کر دی ہیں لیبرز نے، اور کچھ لیبرز نے چھت پہ جا کے بھی کام شروع کر دیا ہے. تو یہ کل رپورٹ جمع کرائیں گے کمشنر کراچی. سر اب لاسٹ 2 سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب یہ عمارتیں گرائی جاتی ہیں اور تجاوزات ہوتی ہیں اور اس میں سے لاکھوں کروڑوں کا سریہ نکلتا ہے، چیزیں نکلتی ہیں، اس پہ کیا پروسیجر اختیار کیا جاتا ہے؟ کیا جس کی عمارت ہوتی ہے اس کو دے دیا جاتا ہے یا بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ مال خانے میں جمع کر لیا جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں سر؟ دیکھیے، اصل میں ہمارے پاس جو کراچی میٹروپول کارپوریشن کے پاس اصل میں جو ایکسپیرینس ہے اباؤٹ یہ کہ اس سے پہلے جو بھی جتنی بھی عمارتیں گرائی گئی ہیں وہ آنر ہی جو ہے وہ اگر سریا نکلتا تھا تو یا کوئی دیواروں میں جیسے کھڑکی دروازے وغیرہ وہ آنر ہی جو ہے وہ لے جاتے تھے. لیکن اینٹی انکروچمنٹ کی جو آرڈر سمجھے رول ہے، قانون یہ ہے کہ آپ جو بھی اینٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو کریں گے، جس نے یہ عمارت تعمیر کی ہوگی وہی اس کا خرچہ بھی دے گا. مینس یہ ہے کہ یہ قانون کے اندر یہ ہے، اگر یا تو بلڈر اس کا خرچہ برداشت کرے یا پھر جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا خرچہ برداشت کرے گی، پھر دونوں میں سے ایک بات ہو. بالکل سر، اب دوسرا سوال ہی میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کا آدھا جواب نے دے دیا. مجھے یہ بتائیں کہ اب یہاں پہ بلڈر بھی ہے اور وہ مکین جو مالکانہ حقوق کے ساتھ یہاں رہ رہے تھے، تو اب اس عمارت کو توڑنے میں جو اخراجات آئیں گے وہ کون برداشت کرے گا؟ دیکھیے، اصل میں ابھی فی الحال تو کسی کو یہ دیا نہیں گیا ہے. ابھی فی الحال ایس بی سی جو ہے اس پہ جو ہے کام اسٹارٹ کر دیا ہے. ڈیورنگ دا میرے خیال آپریشن جو ہے کسی کو اگر یہ کانٹریکٹ دے دیا جائے گا تو وہی پھر بتائے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے کانٹریکٹر ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو فری میں گرا کے دیں گے لیکن اس کا جتنا بھی ملبہ ہوگا ہم لیں گے. مطلب مینس یہ کہ سریا یہ جو بھی سامان نکل جائے گا. ایسے بھی 2 کانٹریکٹر جنہوں نے آفر کی تھی، اور کچھ ایسے بھی کانٹریکٹر تھے جنہوں نے کسی نے 2 کروڑ، کسی نے 5 کروڑ روپے کا یہ کہا تھا کہ ہم 5 کروڑ روپے لیں گے، 7 کروڑ روپے لیں گے، اس کو عمارت کو گرائیں گے. تو ڈفرنٹ کانٹریکٹر آئے تو سب نے اپنی جو ہے وہ کوٹیشن وہاں پر بھری تھی اس میں. لیکن 2 کانٹریکٹر ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے کوئی پیسہ لے لیں گے اور 60 ڈے کا ٹائم دیں گے اور اس عمارت کو گرائیں گے. عمارت کے اندر ملبے سے لے کے سریے سے لے کے سب ہم لے جائیں گے. اچھا بشیر بھائی، جو تجوری ہائٹس ہے جو اس پہ بھی جو ہے کافی سرزنش کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، تو کیا اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے تجوری ہائٹس کا جو پورشن بن گیا تھا اسے گرانے کا؟ جی ہاں، وہ اس پہ بھی سیم ایسے ہی تھا. ان کے آرڈرز پہ جو کانٹریکٹر تھے یا جو آنر تھے انہوں نے یہ، ان کے وکیل نے یہ جمع کرایا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اس پہ آرڈر آپ کر دیں، ہم خود اس کو گرا دیں گے. لیکن وہ اتنا سلولی کام ہو رہا تھا. آج اس پہ دوبارہ ایکشن ہوا ہے اور آج تیزی سے کام اس پہ شروع کرا دیا گیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC بشیر صدیقی ہمارے ساتھ پروگرام میں آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ملک میں پیٹرولیم کے بحران کے حوالے سے. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ کل سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کر دیے جائیں گے. ایک طرف سے پیٹرول کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ، اور دوسری جانب اب عوام کو زیادہ قیمت ادا کر کے بھی پیٹرول نہیں مل سکے گا. یعنی آج شب سے ہی جو ہے وہ اب پیٹرول پمپس پہ لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. لوگ اپنے آفس جانے کے لیے یا اگلے 2-3 روز کے لیے پہلے سے پیٹرول جو ہے وہ گاڑیوں میں بھروا رہے ہیں. عجیب ایک کیوس کی سچویشن نظر آتی ہے جس کی وجہ سے
सड़कों पर ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल है। जितने बड़े पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, मोटरसाइकिल वाले मौजूद हैं। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा? अगर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन यानी जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनके मार्जिन में इजाफा किया जाता है तो क्या ये बोझ भी अवाम पे डाला जाएगा, या पेट्रोल की कीमत में से जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं उनको, पेट्रोल पंप मालिकान को ये चीज़ें यानी ये जो मार्जिन है ये प्रोवाइड करना है? बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले तो हम अपने नुमाइंदे हफीज़ अंसारी साहब के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है, कहाँ वो मौजूद हैं और इस वक्त रश की क्या पोजीशन है। जी हफीज़ अंसारी, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या अपडेट है आपके पास पेट्रोलियम की स्ट्राइक के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और पेट्रोल की कीमतें तो इस हद तक बढ़ी हैं, इस हद तक इजाफा हुआ कि अवाम इंतहाई परेशानी और मुश्किल का शिकार नजर आ गए हैं। और पेट्रोल की कीमतों के बाद ये था कि पेट्रोल मिल तो रहा था, लेकिन अब वो नौबत आ गई है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से कल हड़ताल की जा रही है और हड़ताल के बाद जो कल सुबह से पेट्रोल पंप जो है बंद कर दिए जाएंगे। इस हड़ताल के लिए अब्दुल समीर खान का पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन चेयरमैन कहना है कि हम 2 साल से हमें कमीशन नहीं दिया जा रहा है। उनका मुतालबा है कि 6% मार्जिन में इजाफा किया जाए, जिसके लिए जो है कल हड़ताल की जा रही है। और अगर उनका मुतालबात नहीं माने गए तो यकीनन जो ये हड़ताल का सिलसिला मज़ीद जारी रह सकता है। इस हड़ताल की वजह से शहर कराची के जो पेट्रोल पंप है वहाँ हम देख रहे हैं लोगों का बेपनाह रश नजर आ रहा है। हर कराची का पेट्रोल पंप है, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। उनका यही कोशिश है कि पेट्रोल वो भरवाएं और अपने जो है घरों को जा सके, क्योंकि दफातर हों या उनको कारोबार ज़िंदगी हो, वहाँ पर जाने के लिए अपनी खासतौर पर मोटरसाइकिल सवार जो है रोज की बुनियाद पर वो पेट्रोल डलवाते हैं, इन पेट्रोल पंप का रुख करते हैं। यकीनन अगर उन्हें पेट्रोल पंप कल बंद मिलेंगे तो इसलिए वो कल सुबह पेट्रोल डलवाने की बजाय आज ये पेट्रोल डलवा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर हम लोगों की लंबी कतार पेट्रोल पंप पर देख रहे हैं। हर पेट्रोल पंप पर लोग जो है कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द उनका नंबर आ जाए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर मुतालबात जो है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के ना मानेगा और इसी तरह हड़ताल जारी रही, यकीनन जो है ना सिर्फ आमदोरफ्त में लोगों को परेशानी मुश्किल तो आएगी, लेकिन जो है इस इजाफा इस परेशानी मुश्किल में इस तरह भी हो सकता है कि कारोबार और सनतों को भी जो है मुश्किलात से दो चार हों। यकीनन पेट्रोल की सनत एक ऐसी सनत है जिससे जो बड़ी बड़ी सनतें वाबस्ता हैं। यकीनन आमदोरफ्त के लिए पेट्रोल एक रोज के लिए तो जरूर जो है डलवा कर जो है इंसान अपनी जरूरत को पूरी कर सकता है, लेकिन ये हड़तालें अगर लंबी चलें तो यकीनन जो है सनतों कारोबारों को भी जो है मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची के तमाम पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हुई है, खासतौर पर मोटरसाइकिल सवारों की, फिर गाड़ी वालों की, क्योंकि अक्सर लोग जो है गाड़ियों पर ही पेट्रोल डलवाते हमें नजर आते हैं, क्योंकि सीएनजी जो है अक्सर जो है नापैद होती है, सीएनजी नहीं मिला करती थी। इस वक्त जो है अक्सर हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियां भी जो है अब पेट्रोल पर ही ज्यादातर चलती हैं। इस तरह अब गाड़ियां अगर पेट्रोल पंप बंद हो गए तो यकीनन जो है उन गाड़ियों का पहिया भी बंद हो जाएगा, पहिया भी जाम हो जाएगा। यूं अब जो है पेट्रोल पंप के मालिकान हो या पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन हो, उन्होंने कल सुबह 6 से पेट्रोल पंप बंद करने का जैसा कि ऐलान किया है, उस पर अमल दरामद करने के लिए अब भी जो है अटल हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी साहब, आपने हमें अपडेट की। अब नाजरीन हम कुछ बात करना चाहेंगे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के हवाले से, और सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं समीर नजमुल, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। समीर, मुझे बताइएगा कि ये स्ट्राइक की जा रही है और यानी कहा जा रहा है कि मुल्क भर में जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे हड़ताल के तौर पे। आपके साथ तमाम पेट्रोल पंप मालिकान शामिल हैं, या कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया है? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात की सख्ती से तस्दीक करता हूँ। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जितने भी पेट्रोल पंप की एसोसिएशन है सब एक पेज के ऊपर है। कल असल में ऑयल टैंकर्स वालों की तरफ से कहा गया था कि जी वो इस हड़ताल का हिस्सा नहीं है, तो वो तो वैसे भी नहीं बन सकते क्योंकि तो पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल है, तो उनका इस हड़ताल से कोई वास्ता बनता भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता जो कि कंपनी के अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो अपने पेट्रोल पंप हैं, जैसे कराची के अंदर पीएसओ के तकरीबन 7 के करीब पंप हैं और पूरे पाकिस्तान में 27 और शेल के 40 के करीब, तो वो खुले रहेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो अपनी मिल्कियत के पेट्रोल पंप है उन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया है, जिनकी तादाद ना होने के बराबर है। अच्छा,
اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پیٹرول میں پر لیٹر جو مارجن ہے اسے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا اس کا بوجھ بھی عوام پہ ڈالا جائے گا یا پیٹرول کی قیمت میں سے ہی آپ کے جو شرح ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کی شرح میں سے ہمیں یہ دیا جائے، لیکن جیسے کہ کل آپ نے وزیر خزانہ صاحب کو تو حالیہ بیان سنی دیا کہ اگلے کچھ مہینے تک ہر مہینے انہوں نے پی ٹی ایل کی مت پہ 4 روپے بڑھانے ہیں۔ دوسرا جی ایس ٹی اس وقت 0% ہے پیٹرول کے اوپر، وہ بھی انہوں نے دوبارہ 17% کو بلانا ہے۔ تو ہمارا کمیشن بڑھے یا نہ بڑھے قیمت سے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ کل کے وزیر خزانہ صاحب کا بیان تھا، اس کے بعد تو 100% شور ہو چکا ہے۔ تو ہمارا تو اگر مارجن بڑھے گا بھی تو 3 سے 4 روپے کا فرق پڑے گا پوری قیمت کے اوپر، اچھا جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، اور اگر یہ جی ایس ٹی وغیرہ اور یہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے سال میں پیٹرول کی قیمت کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہی پروگرام کے اندر ایک دفعہ پہلے بھی میں نے یہ بات بولی تھی کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 180-185 روپے تک اگر گورنمنٹ نے اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی نہیں کی تو یہ 180, 185 یا 190 روپے تک بھی جا سکتا ہے پیٹرول۔ اچھا، اور آپ کا کوئی حکومت سے رابطہ ہوا ہے، کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ کیا آپ لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں گے یا پھر اسی طرح اسٹرائک چلتی رہے گی؟ دیکھیں حکومت سے تو ہم نے رابطہ کیا تھا 5 نومبر کو بھی ہم نے ہڑتال کال کی تھی، لیکن وہ 2 دن پہلے واپس لے لی تھی۔ اس وقت یہی تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم اسی کے اندر آپ کا مطالبات کو لے کے جا رہے ہیں اور اسی سے اپروول کرا کے آپ کی کمیشن ہم بڑھا دیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ پچھلے 13 سال میں ہماری کمیشن میں چند پیسوں کے اضافے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، اور جو باقی چیزیں بجلی ہو یا جو مہنگائی ہو وہ کہیں کی کہیں چلی گئی ہے پچھلے 13 سال کے اندر۔ انہوں نے ہمارا کمیشن نیشنلائز کر کے 3 روپے 90 پیسے پیٹرول کے اوپر جو کٹ کٹا کے ہمیں آخر پہ 3 روپے 13 پیسے بچتا ہے، اس میں اپنے پرسنل نکالنے ہوتے ہیں جو ان کا کھانا پینا ہے اور جو الیکٹریسٹی ہے، تو بچاتا کچھ بھی۔ تو ہمارے ان سے مطالبہ کہتے ہیں کہ کم سے کم اس کاروبار کو ہمارے لیے تھوڑا سا وائبل بنائیں کہ ہم اپنے گھر پہ بچا کے کچھ جگہ سکیں۔ بار بار کی ریکویسٹ کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ یہ ریشنلائزیشن سے ہٹائیں اور ہمیں ان ٹرمس آف پرسنٹیج کرتے ہیں کہ ریٹ بڑھے تو ہماری پرسنٹیج بڑھے اور ریٹ گھٹے تو ہماری پرسنٹیج کے حساب سے وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہوتا رہے۔ ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ 6%، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ 6 نہیں 5 کر دیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ای سی سی کو سمری موو کی گئی اس کے اندر انتہائی میں کہتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر اضافہ کیا گیا۔ 80 پیسے پیٹرول پہ، جس میں سے ود ہولڈنگ ٹیکس کٹنے کے بعد کوئی 60 پیسے کے قریب بچیں گے، 60 پیسے کا اضافہ ہوگا، اور ڈیزل کے اوپر 65 پیسے، یعنی کہ اس میں سے ود ہولڈنگ کٹنے کے بعد 50 یا 47 پیسے بچیں گے۔ یہ ٹوٹل اضافہ کی انہوں نے ہمیں سمری بھیجی، جو ہمارے لیے تو ناقابل قبول تھی کہ اتنے عرصے کے بعد جا کے اگر ایک چیز چلی ہے اس کے بعد بھی اضافہ کیا کر رہے ہیں چند پیسوں کا۔ تو مجھے بتائیے گا سر کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے جاتے؟ کیا ہڑتال ہی ایک طریقہ رہ گیا پاکستان میں اپنے مطالبات پورے کرانے کا؟ مذاکرات کے ذریعے آپ لوگ میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت کو آپ سے مشاورت کرنی چاہیے، آپ سے چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کے حل کے لیے جب تک ہڑتالیں نہ کی جائیں، عوام کو مشکلات نہ ہو، اس وقت تک مسائل حل نہیں کیے جاتے؟ ڈاکٹر صاحب ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے عوام کو مشکلات ہوں۔ 6 ماہ سے ہمارے مذاکرات گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے، 6 ماہ سے بہت فاسٹ ٹریک پہ چل رہے تھے، اور جبکہ اس سے پہلے تقریباً 2 سال سے مذاکرات چل رہے تھے، لیکن گورنمنٹ کو اسٹیپ لے ہی نہیں رہی تھی۔ گورنمنٹ نے ہمیں خود دھکیلا اس طرف کہ ہم ہڑتال کی طرف جائیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ہڑتال کریں، پہلے ہم صرف اور صرف ان کو تھریٹ کر رہے تھے ہڑتال کے نام سے کہ ہم ہڑتال کر دیں گے، ہم ہڑتال کر دیں گے۔ آخر ہمیں بھی تو اپنے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے، کب تک آخر ہم صرف تھریٹ کا زبانی کلامی بات کرتے رہتے؟ ان دی اینڈ ہمیں آ کے جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانا پڑا۔ اچھا، تو اب کیا لائے عمل ہے؟ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات ہو جائیں گے اور کچھ دنوں میں یہ ہڑتال جو ہے مؤخر کر دی جائے گی؟ دیکھیں ہڑتال تو اب اسی صورت میں ختم ہوگی کہ گورنمنٹ بلا کے آن اے سیریس نوٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ جی ہم آپ کا اتنا جو آپ کا ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ جی جتنا ہم نے مطالبہ کیا اتنے بڑھائیں، لیکن کچھ بہتر تو کریں، کم از کم کہ اتنا تو کریں کہ ہم کچھ گھر اپنے بچا کے لے جا سکیں۔ کچھ ہمارے بھی ہے نا جو اتنے بڑے بڑے پیٹرول پمپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ تو کمائی ہمیں حاصل ہو۔ بالکل ہی ہم تو آج ہینڈ ٹو ماؤتھ کر کے ہمیں بالکل کر دیا انہوں نے، اس چیز سے باہر نکلے۔ گورنمنٹ اگر کوئی لاجیکل وے آؤٹ نکالے گی، ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ۔
ठीक। अच्छा, सीएनजी और पेट्रोल दोनों की स्ट्राइक की जाएगी, क्या वजह है सर? मतलब दोनों तरह से, एक तो वैसे ही सीएनजी बहुत नागे रहते हैं, हड़ताल रहती है सीएनजी की, या गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी जाती है, अब फिर पेट्रोल पंप्स के साथ साथ सीएनजी को भी बंद कर दिया जाएगा? नहीं, सीएनजी स्टेशन जो देखिए डेडिकेटेड सीएनजी स्टेशन है ना, वो तो खुले रहेंगे, लेकिन जिन पेट्रोल पंप्स के पास सीएनजी स्टेशन है वो एहतियाती तौर पर स्टेशन अपने बंद रखेंगे, क्योंकि अगर वो सिर्फ सीएनजी के लिए अगर पेट्रोल पंप खोलते हैं अपने, तो जाहिर सी बात है जो रश है, जब गफीर है, वो पेट्रोल पंप के अंदर दाखिल होगा और फिर उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे पेट्रोल पंप जिसमें सीएनजी की सहूलत मौजूद है वो भी बंद रहेगी जब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी एहतियाती तौर पे। तो ये सुबह 6 बजे से स्ट्राइक की जाएगी जी, सुबह 6 बजे से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर नजमुल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, समीर नजमुल हमारे साथ थे, स्पोक्स पर्सन है, यानी तर्जुमान है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के और सीएनजी डीलर एसोसिएशन के। बहरहाल यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जनाब अब्दुल समी खान साहब, जो कि सितारा इम्तियाज़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया जी। समी भाई, मुझे बताइएगा सर कि अब जो वजारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन है, उनके तर्जुमान का ये कहना है कि समरी भेज दी गई है आपके मार्जिन को बढ़ाने के लिए, और 7 से 8 रोज या 10 रोज में मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। सर, ऐसी सूरत में अब हड़ताल करने का क्या जवाब रह जाता है? भाई साहब, 1 महीने से ये बात कह रहे हैं और समरी भेज रहे हैं, हमसे मशवरा नहीं है कि कितनी हमारी डिमांड थी, कितनी भेज रहे हैं। तो सर, क्या आपको क्या खबरें हैं कि क्या भेजी गई हैं, क्या वजह है कि आप अब भी स्ट्राइक करें? कुछ दिन रुक जाते, 1 हफ्ते के बाद देख लें, अगर तो आपकी जो मुतालबात हैं उसके करीब करीब नहीं भेजी जाती तो फिर हड़ताल की जा सकती थी। हमसे उन्होंने यही नहीं बताया कि कितने की समरी भेजी है, तो फिर तो हम आपको जवाब दे सकते हैं। हम जब हमें यही नहीं मालूम कि समरी कितनी भेजी है, तो हम हड़ताल कैसे खत्म कर सकते हैं? अच्छा सर, आपकी स्ट्राइक को या आपकी हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए जो कंपनीज हैं उनके पंप्स खुले रहेंगे? नहीं, और जी, वो कुछ नेग्लिजेंस है उनकी, वो बहुत कम है, वो उसका हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन सर फिर भी कराची में कोई 70, आप क्या समझ रहे हैं कितने होंगे? सर 40 तकरीबन शेल के पंप्स हैं, 7 पीएसओ के हैं। नहीं यार, जी, 40 पंप नहीं बंद करेंगे, वो पंप हैं जो कंपनी चला रही है, उनकी बात है जी। शेल थोड़ी तो सब बंद कर देगी। अच्छा, तो कंपनी जो ऑपरेटेड पंप्स हैं, कितने पंप्स होंगे कराची में सर जो डायरेक्ट कंपनी चलाती है? जी हाँ, जी हाँ सर, कितने पंप्स होंगे कराची में जो डायरेक्ट कंपनीज चलाती हैं, पीएसओ, शेल? टोटल होंगे 15-20 होंगे, 20 होंगे। अच्छा, वो सिर्फ खुले रहेंगे, बाकी जो है वो तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे? नहीं, हम उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे, वो खोलें और हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा, आपकी एसोसिएशन में जितने पेट्रोल पंप्स, प्राइवेट पेट्रोल पंप्स हैं, वो तमाम आपके साथ हैं? कुछ ग्रुप्स का सुनने में आ रहा था कि उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है, या कुछ ग्रुप्स ने कहा है? कौन से ग्रुप में भाई साहब? सर सुनने में आया है, कुछ जराए थे। ग्रुप क्या मतलब? एक ही एसोसिएशन है पाकिस्तान में। अच्छा, और तो कोई एसोसिएशन नहीं है। तो सर क्या समझते हैं, क्या आप ये समझ रहे हैं कोई अपना आज मैं लिख के दे दूं कि ये मेरा एसोसिएशन है तो वो ग्रुप हो गया? अच्छा समी साहब, क्या समझते हैं, क्या स्ट्राइक करने से प्रेशर डाल के मुतालबात आपके मान लिए जाएंगे? एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मुतालबात पूरे हो जाएंगे? ये तो उनके ऊपर है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, और जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है और हाईवे, सुपर हाईवे, वो चलाएं न चलाएं, नहीं सर, सुपर हाईवेज पे जो पंप्स मौजूद हैं जो ट्रांसपोर्ट के वो भी बंद रहेंगे, सुपर हाईवे की भी बंद रहेंगे। समी साहब, आप नहीं समझते एक बड़ी बहरान की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या दूसरी चीज? तो हम क्या करें, हम भूखे मर जाएं? हम भूखे मर जाएं? यानी कराची से लेकर खैबर तक तमाम पेट्रोल पंप जो प्राइवेट हैं, मुझे आप ये बताएं, आटे के 10 रुपए बढ़ा दी है, शक्कर की इतनी बढ़ा दी, जब तो किसी को तकलीफ नहीं होती, और हमारा फिक्स प्रॉफिट है, हम 1 पैसा
पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, ठीक और है। ये खर्चात इतने बढ़ गए, सोशल सिक्योरिटी, लेबर, बिजली और हर चीज बढ़ गई। हम क्या उसी पे इत्तेफाक करें जो पहले हमारे पास हमें कमीशन मिलता था? समीर मैंने साहब, तो आप लोगों को बुलाया था जी, जी। प्रेस क्लब में, आप नहीं आए। अब मैं और क्या आपको बता सकता? नहीं सर, हमारी कवरेज आपकी, तमाम हमारे नुमाइंदे मौजूद थे इस वक्त, हमारी स्क्रीन बस पे भी ठीक है, फिर तो आपकी कवरेज मौजूद है। और सर आपसे सवाल एक ये है कि क्या जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी जाती है, इसे पिछली दफा आधी रात में प्राइसेस बढ़ाई गई, किसी को भी नहीं पता था, और उसके बाद अचानक से ही पता चला जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो क्या इसमें पेट्रोल पंप ओनर्स का फायदा होता है कि जो पेट्रोल टैंक में मौजूद आपने अच्छा सवाल किया भाई साहब। जब मालूम होता है 2 दिन पहले आ जाता है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, जब बढ़ रही हैं तो लोग इतना टैंक भरवा लेते हैं। अच्छा, पहले से ही लोग और टैंक भरवा लेते हैं। दूसरी बात ये, हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, ठीक ठीक। बहरहाल हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल समी खान, इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला, और चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। बहरहाल अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है हुकूमत इस बात को हैंडल करती है, इसलिए कि कराची से लेकर खैबर तक प्राइवेट ऑपरेट किए जाने वाले तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते हैं, तो इससे ट्रांसपोर्ट का भी एक बहरान होगा। दूसरी जानिब जो अशिया खुरनोश जो कि अंदरून सिंध से या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से बड़े शहरों की तरफ लाई जाती हैं, उनमें भी एक बहरान पैदा हो सकता है। प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा, और ऐसे लोग जो जिनकी इस वक्त गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा, और अगर कल से ये शदीद स्ट्राइक होती है तो काफ़ी बहरान की एक सूरत हाल पैदा हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से हुकूमत इस बहरान से निकलती है, या जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाता है, या किस तरीके से इनके मुतालबात माने जाते हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत को भी देखना होगा कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। इस शहर में, कराची शहर में बहुत बड़ी आबादी का शहर है, पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, प्राइवेट पेट्रोल पंप्स हैं, कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। हॉस्पिटल्स के लिए जो एम्बुलेंसेस चलाई जाती हैं, जो दूसरी सर्विसेज हैं, उनके लिए भी पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है, पेट्रोल पंप्स का खुलना बहुत ज़रूरी है, वरना इस शहर में जो है वो एक बड़ी तादाद एम्बुलेंसेस की है। इसके अलावा जो हमारे जो फूड डिलीवरी राइडर्स होते हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद है, जिनका जो यानी ज़रिया मुआश है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ एक पेट्रोल पंप एसोसिएशन की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जिनका इन्हिसार या जिनका दारोमदार पेट्रोल की फराहमी से होता है, जिनका बिजनेस, जिनका जरिया मुआश जो है वो इस चीज़ से पे मुनहसर है। आप देखना ये हुकूमत की जानिब से किस तरीके से स्टेप्स लिए जाते हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, जो जायज़ मार्जिन है, क्या वो बढ़ा दिया जाता है या फिर आवाम को मुश्किलात का सामना होता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।